हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य, है ना। कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है या विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान दे दीजिए। ये क्या होता है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, समझ मान लो। ये क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के आसपास दिख रहे हैं हमको ये पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, है ना। धनावेश दिखाई दे रहे हैं, धनावेश दिखाई दे रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, है ना, कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को रखने पर, है ना, विद्युत क्षेत्र का कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर क्या हो रहा है कि वो जितने बल का अनुभव करता है ना, जितना बल कार्य करता है, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर इकाई धन आवेश को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर जितना बल कार्य करता है, जितना भी उसके लिए बल लग रहा है, जितना बल कार्य करता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से इसमें आते हुए प्रतीत होंगे। तो सीधी सी बात है, बोलेंगे इसकी परिभाषा के रूप में देखा जाए कि किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इकाई धन आवेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है या उस पर जितना बल कार्य करता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधी सी बात है, क्या कार्य कर रहा है, बल, और क्या कर रहा है, आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर किसके हो जाएगी, बल बटे आवेश, बल बटे आवेश, सभी क्या है, आवेश। और सीधी सी बात है कि ये जो आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है किसी बिंदु पर, है ना, जो इतना भी बल कार्य करता है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो भी जितना भी बल कार्य करेगा, वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य। एक इसके बराबर हो जाएगी बल बटे आवेश। ठीक है, यदि हम इसकी इकाई की बात करते हैं तो अब इसकी इकाई, तो इकाई क्या हो जाएगी, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। और आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। ठीक है, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, या इसको ऐसा लिखते हैं अगर सिंबल रेट में, न्यूटन पर कूलाम, N/c लिखते हैं। और यदि दूसरी इकाई बोली जाए उसकी, ये ऐसा यूनिट हो जाएगी, या व्युत्पन्न इकाई होती है तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इकाई यदि पूछी जाए, इसकी व्युत्पन्न इकाई पूछी जाए तो वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों को ही आपको याद करना है। ये कौन सी हो जाएगी, एसआई। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। क्लियर है आपको, ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है ना। कि कोई निश्चित है, कोई बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु पर, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को रखने पर जितने बल का वो अनुभव करेगा या उस पर जितना बल कार्य करेगा, वो क्या कहलाएगा, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को रखने पर
उस पर जितना बल कार्य करता है, जितना बल कार्य करता है वह या वहां उस बिंदु पर, वहां उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, वहां उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो इसको नोट करना है। और एक चीज इसमें पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है या सदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि या सदिश राशि, तो जिसका परिमाण और दिशा दोनों होगी सदिश राशि, जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, इसलिए क्या माना जाता है इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है एक सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। सदिश राशि, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। तो देखते हैं नेक्स्ट, विभव प्रवणता, या इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, विभव प्रवणता इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या होता है कि जो दूरी होती है ना, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये दिखाई दे रही है दूरी, मान लो कोई क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र के बाद ये जो है इसकी दूरी कैसे होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। दूरी कैसे हो रही है, बढ़ते जा रही है। दूरी कैसे हो रही है, दूरी बढ़ते कैसे जा रही है, बढ़ते जा रही है ना। जैसे जैसे हम इस आवेश से दूर होते जा रहे हैं, देखो दूरी कैसे होती है, बढ़ते जा रही है। तो वही चीज बोला जाता है कि जो विभव प्रवणता होती क्या है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो अभी क्या होता है कि विभव, ठीक है, कि दूरी के अनुसार, ठीक है, दूरी के अनुसार, विभव मतलब वोल्टेज है ना, दूरी के अनुसार वोल्टेज में या विभव में परिवर्तन की दर, है ना, दूरी के अनुसार विभव में या वोल्टेज में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, इसको यदि हम परिभाषा रूप में याद करें तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन या वोल्टेज में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता, है ना। जैसे दूरी के साथ वोल्टेज में परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, दूरी के साथ वोल्टेज में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव आवेश है, यहाँ से देखते हैं यदि वोल्टेज की बात करते हैं तो कोई भी आवेश हो, आवेश के पास में जो वोल्टेज का मान होगा कैसा होगा, ज्यादा होगा। सीधी सी बात है कि यहाँ पे कोई आवेश है, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है ना, ये जो है सभी क्या हो रहे हैं, मान लो कोई धनात्मक आवेश है। यहाँ पे बात करते हैं कि वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज का मान यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जहाँ जितने करीब होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है, यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना है, और यदि हम इसके पास में कोई लोहे की वस्तु या कोई चुंबकीय वस्तु को ले जाने से इसमें अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे इसका अट्रैक्शन कैसे होगा, कम होते जाएगा। तो वही चीज बोला जाता है कि
दूरी के बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, सबसे अधिक यहाँ पे वोल्टेज का मान कहाँ होगा, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक यहाँ पे होगा वोल्टेज का मान, सबसे ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे उसके बाद यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। इस प्रकार से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे उससे, उस चार्ज से, उस आवेश से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे उस वोल्टेज का मान कैसा हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसी को बोला जाता है वोल्टेज में परिवर्तन की दर किसके अकॉर्डिंग, दूरी की, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, दूरी के अकॉर्डिंग, दूरी के साथ वोल्टेज में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, तो इसके अब इकाई की बात करते हैं। ठीक है, किसकी परिवर्तन हो रहा है, वोल्टेज का, किसके अकॉर्डिंग में, दूरी में, समझ में आ रहा है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, वोल्टेज का परिवर्तन है हो रहा है किसके अकॉर्डिंग में, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर बोलेंगे ना भाई इस पे से कि दूरी के अनुसार वोल्टेज में परिवर्तन क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता कहलाएगा। तो इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। इसको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब ये विभव प्रवणता देता है तो आप लोग वोल्ट मार के आ जाते हो, वोल्ट पर सेकंड मार के आ जाते हो, लेकिन हमको वोल्ट पर सेकंड नहीं देना है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, बल्कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमको इसको सॉल्व करना है। तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, तो इसकी इकाई क्या हो गई, वोल्ट पर मीटर। तो अब यदि विभव प्रवणता को किससे शो करता है, कभी पूछ लेता है, तो इसको किससे शो करते हैं हम, जी से, कैपिटल जी के स्मॉल जी, स्मॉल जी। तो इसको स्मॉल जी से शो करते हैं। तो वोल्ट में परिवर्तन, परिवर्तन बोल रहा है, तो हमेशा परिवर्तन की यदि बात होगी, परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग होता है, डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, तो वोल्टेज में परिवर्तन, डेल वी किसको शो करता है, वोल्टेज में परिवर्तन को, और डेल आर मतलब उसकी दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीज को हमेशा याद रखना है कि जो विभव प्रवणता होती है इसको स्मॉल जी से शो करते हैं, और इसका फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम कि धातु के ठोस या खोखले आवेशित गोले पर विभव क्या होता है। ठीक है, धातु के ठोस या खोखले आवेशित गोले पर विभव का मान क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, कंडीशन पूछता है आपके पास में कि विभव का मान कहाँ अधिक होगा, कहाँ कम होगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि सपोज मान लेते हैं हम ये कोई एक गोला है, ठीक है, धातु का एक कैसा है, खोखला गोला है ना, धातु का कोई गोला है, कैसा है, खोखला गोला है। तो खोखला गोले की यदि हम बात करते हैं तो अब धातु के जो खोखला गोला होगा इस पे जो विभव का मान होता है कैसा होता है, ठीक है, आवेश का मान होता है कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कैसी होती है। ठीक है, तो हमेशा ये याद करना है और आपको याद भी रखना है कि यदि कोई खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला है, सीधी सी बात है, धातु का खोखला गोला है, ये इतना जो भाग है ये सब क्या है, इसमें बस धातु है, यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट्स है इसमें क्या है, कोई मेटल्स है, धातु है, बाकी ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये पार्ट कैसा है, पूरा खोखला है। कैसा है, खोखला मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि भाई यदि इसमें आवेश की बात की जाए कि धातु के खोखले गोले में, किसी धातु के ठोस या खोखले गोले में आवेश का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आता है, उसको हमको पता भी होना चाहिए। तो हमेशा जो आवेश होता है, आवेश जो होता है इसके बाहरी भाग पे ही होता है। आवेश का मान कहाँ होता है, इसकी जो बाहरी सरफेस होती है, आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस पे ही उसके आवेश का मान मैक्सिमम होता है। इनर सरफेस पे, या ये बोल सकते हैं कि धातु के खोखले गोले के अंदर में, है ना, अंदर में यदि आवेश पूछा जाए तो उस कंडीशन में उसका जो आवेश होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। मान लो कोई धातु की कोई बॉल है, जो कि ऐसी बॉल है, खोखली बॉल है, जैसे प्लास्टिक की बॉल देखे होंगे आप लोगों ने, प्लास्टिक की बॉल कैसी रहती है, खोखली रहती है। तो खोखली मतलब सिर्फ उसका बाहरी सरफेस ही प्लास्टिक से बना होता है, अंदर का जो भाग रहता है उसमें कुछ भी नहीं रहता, कैसा रहता है, खोखला रहता है
है ना। उसी प्रकार से इसकी बात करते हैं तो इसके बाहरी जो सरफेस होता है उस पे आवेश का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो धातु का खोखला गोला होता है उसके बाहरी सरफेस पे आवेश का मान मैक्सिमम होता है। विद्युत फ्लक्स की भी बात की जाए तो विद्युत फ्लक्स भी जो होंगे उसके बाहरी सरफेस पे ही मौजूद होंगे। यदि उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल दी जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसके बाहरी सरफेस पे ही क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये हमेशा याद रखना है। कोई कंडक्टर की बात हो, चाहे धातु के ठोस या खोखले गोले की बात हो, तो हमेशा याद रखना है कि इनमें जो आवेश का मान होता है उसके बाहरी सरफेस पे ही होता है। इंटरनल सरफेस अंदरूनी भाग में इसमें आवेश का मान कैसा होता है, शून्य होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं, है ना। यदि आपको पूछ लिया जाए कि कोई धातु का ठोस या खोखला गोला है, उसमें उसके जो सेंटर है, उसके जो बीच में जो उसका खोखला भाग है उसमें आवेश का मान कितना होता है, 0 दे देगा, अनंत दे देगा, बहुत ज्यादा दे देगा, थोड़ा कम दे देगा, जो भी ऑप्शन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो धातु का खोखला गोला होता है इसमें अंदर में आवेश का मान कैसा होता है, शून्य होता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो ये चीज पूछता है एग्जाम में। मैं यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग शो कर दिया हूँ इसको कि अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ देखिए आवेश का मान, देखिए इसके जो भीतर है उस कैसा होगा, शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होगा, शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, शून्य होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि गोले के अंदर एवं बाहर, ठीक है, गोले के अंदर एवं बाहर किसी भी बिंदु पर जो होता है, कोई भी पॉइंट हो, चाहे यहाँ ले लो, 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 कहीं भी ले लो, यानी इसका आउटर सरफेस यहाँ ले लो, तो कोई उस धातु के गोले के अंदर हो चाहे बाहर हो, उसमें जो विभव का मान होता है वो हमेशा कैसा होता है, समान होता है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। तो बाकी चीज आपको ऐसा रहता है, आवेश, फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब तो 0 है, तो विभव भी कैसे कर देते हो आप, शून्य कर देते हो। तो आपको ये चीज याद रखना है कि आपको ये जो आवेश होता है, फ्लक्स होता है, क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये अंदर साइड में क्या होती है, शून्य होती है, आउटर सरफेस पे ही होती है। लेकिन यदि विभव की बात की जाए, है ना, आवेशित गोले पर विभव की बात यदि की जाए तो विभव जो होता है, विभव उसके बाहरी हो चाहे आंतरिक भाग हो, दोनों पर ही कैसा होता है, एक समान होता है। क्लियर है, इस चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो इसको नोट कीजिए, लिखिए धातु के किसी ठोस या खोखले गोले को आवेशित करने पर आवेश केवल उसकी बाहरी सतह, आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गोले के अंदर आवेश शून्य होता है, आवेश शून्य होता है। गोले के अंदर डैश करके फर्स्ट पॉइंट लिखो, आवेश शून्य होता है। सेकंड लिखो, विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। सेकंड पॉइंट लिखो, विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है।
लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लेकिन गोले के अंदर एवं बाहर के किसी भी बिंदु पर, गोले के अंदर एवं बाहर के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। विद्युत विभव का मान समान होता है। ठीक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि धातु का कोई गोला होता है, गोले के अंदर आवेश का मान कितना होता है, बाहर कितना होता है, ठीक है, विभव कहाँ कितना होता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक, नोट कर लीजिए इस डायग्राम को। तो देखते हैं नेक्स्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ऐसी को हिंदी में कहते हैं भंजक विभव। ठीक, ब्रेकडाउन वोल्टेज या भंजक विभव, ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेक डाउन, है ना। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का क्या होना, ब्रेक डाउन हो जाना, रुक जाना, या उसमें से किसी चीज और भी वस्तु को प्रभावित हो जाना, है ना। तो क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो देखते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज या भंजक विभव होता क्या है। ठीक है, तो ये मान लो ये कोई कुचालक पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है? कोई कुचालक पदार्थ है, और जब हम इसको क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, है ना, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, विभव देते हैं, तो क्या करते हैं कि वह न्यूनतम विभव, ठीक है, वह न्यूनतम विभव जिसमें किसी कुचालक पदार्थ को, ठीक है, वह न्यूनतम विभव जिसमें किसी कुचालक पदार्थ को देने पर उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, उसे बोला जाता है भंजक विभव कहा जाता है, या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। तो देखिए सीधी सी बात है कि ये कोई कुचालक पदार्थ है, ये कोई कुचालक पदार्थ को हम यहाँ से क्या करते हैं, विभव या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो विभव या पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इसमें से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का बहना स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि हमने देखा है, इसके पहले पढ़ चुका है बेसिक क्लास में, कि यदि जो पहले क्या है, कुचालक है, उनमें से अगर इलेक्ट्रॉनों का बहना स्टार्ट यदि हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बहने लगे हैं, तो क्या हो गया, वो पंचर हो गया, है ना। कैसा हो गया? पंचर हो गया। तो पंचर हो गया मतलब क्या होगा कि अब उसमें से करंट फ्लो हो रही है, और उसी कंडीशन जैसे आपने देखा होगा कि जहां से करंट की सप्लाई होती है, या कोई जो केबल होता है, केबल के ऊपर इंसुलेटर लगे हुए जाते हैं, है ना, जो इंसुलेशन लगे हुए होते हैं, तो इंसुलेशन कभी किसी जगह से खुल जाता है या ऊपर से कहीं कवर निकल जाता है, तो आपको वहां पे क्या होती है, करंट लगना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि जो ऊपर का जो कवर होता है कैसा हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, या क्या कह सकते हैं, पंचर हो जाता है। तो पंचर हो जाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, फिर वेस्ट होने लगती है। समझ में आ रहा है? एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होने लगती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी घरों में अंडरग्राउंड केबलिंग करते हैं, ठीक है, तो अंडरग्राउंड जब केबलिंग करेंगे, वायरिंग करेंगे, और कभी मान लो कोई केबल क्या हो जाता है, बीच अंदर से पंचर हो जाता है, मतलब उसका जो ऊपर का इंसुलेशन होता है वो क्या होता है, निकल जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी देखे होंगे जब दीवारें गीली होती है और कभी आप उस दीवार पे ऐसे छू देते हैं, तो उसमें से आपको करंट का अनुभव होने लगता है
समझ में आ रहा है ना। तो करंट का अनुभव क्यों होता है, तो वही होता है कि उसमें से लीकेज करंट फ्लो होने लगती है। तो लीकेज करंट किसके माध्यम से फ्लो हो रही है कि आपका जो कंडक्टर है, जो सॉरी इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब कि जो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, इंसुलेशन लगा होता है। इंसुलेशन जब पंचर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे बॉडी करंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी दीवार पे से छूते हो तो आपको क्या होता है, करंट लगने लगता है। तो उसका रीजन वही रहता है कि जो केबल होता है उसका इंसुलेशन क्या हो गया है, पंचर हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको वहां पे करंट महसूस होने लगता है। क्लियर है। तो वही चीज याद रखना है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कभी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे कि वह न्यूनतम विभव जो किसी कुचालक पदार्थ को देने से या उसमें से प्रवाहित करने पर वो क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है या पंचर हो जाता है, उसे ही बोला जाता है क्या, क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज या भंजक विभव कहते हैं। क्लियर है। तो नोट कीजिए जल्दी से इसको। देखो, वह न्यूनतम वोल्टेज, वह न्यूनतम वोल्टेज जिसे किसी कुचालक पदार्थ को देने पर, जिसे किसी कुचालक पदार्थ को देने पर उनमें से इलेक्ट्रॉनों का बहना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का बहना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों को बहना ही क्या कहलाता है, करंट, या करंट बहने लगती है। कोष्टक में लिखना ब्रेक डाउन या पंचर होने पर। ठीक है, किस कंडीशन में होगी, ब्रेक डाउन या पंचर होने पर। ठीक है, कोष्टक बंद कर लीजिए। करंट बहने लगती है तो, या प्रवाहित होने लगती है तो उसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, उसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, सो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य, है ना। एग्जाम में छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा पूछती है। कंपटीशन एग्जाम में आपको हर चीज को पढ़ना है, हर चीज को समझना है और हर चीज की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी टॉपिक ना हो जिसको आपको छोड़ छोड़ के पढ़ना है। ठीक है, हम भी कोशिश करते हैं आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करने की ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, तो आपको जो चीज़ यहाँ पढ़ाया जाता है उसको तो एटलीस्ट आपको पूरा पूरा पढ़ना ही है, आपको पूरा रिवीजन करना ही है। क्लियर है। तो बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की या परावैद्युत सामर्थ्य की। ठीक है, तो इसके पहले देखे थे हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में क्या देखे थे कि वह न्यूनतम वोल्टेज जिससे क्या होता है, किसी कुचालक को देने पर उसमें से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है या करंट बहने लगती है। ठीक है, क्या कहलाती है उसकी, क्या कहलाती है उसकी, ब्रेकडाउन वोल्टेज। लेकिन डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या कहलाएगी कि किसी कुचालक पदार्थ को, है ना, कि किसी कुचालक पदार्थ को यदि पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अप्लाइड करने पर, ठीक है, यानी किसी कुचालक पदार्थ की परत, मोटी परत को या उसकी इकाई प्रति इकाई मोटाई द्वारा क्या हो जाएगा, किसी कुचालक पदार्थ की प्रति इकाई मोटाई द्वारा
बिना पंचर हुए अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता। समझ में आ रहा है ना। तो हम देखते हैं कि कोई कुचालक पदार्थ है, इसको जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज अप्लाई करने पे क्या होगा कि ये जो पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थ होगा, क्या होगा कि उसमें अधिकतम वोल्टेज को क्या करने देगा, प्रवाहित होने देगा। यानी अधिकतम वोल्टेज को क्या होगा, बहने देगा, जाने देगा, और उसको क्या करेगा, सहन करने की क्षमता। तो उसकी सहन करने की क्षमता कैसी होगी, जितनी ज्यादा अधिकतम होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद में यदि वो पंचर हो गया तो ब्रेकडाउन कहला जाएगी, है ना, वही चीजें हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कि कोई कुचालक पदार्थ को में से यदि उसके अधिकतम वोल्टेज को सहन करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको सीधे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि किसी कुचालक पदार्थ को वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाई करने पर उसमें से मैक्सिमम या अधिकतम वोल्टेज को बहने देने की या अधिकतम वोल्टेज को सहन करने की क्षमता ही क्या कहलाएगी, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अपन नॉर्मल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि कोई कुचालक पदार्थ है, उसको जैसे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई करने पर उसमें से जितने देर तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा बिना पंचर हुए, कैसे, बिना पंचर हुए, जितने भी उस वोल्टेज को सहन कर सकेगी वो, जितना करंट उसमें से बहने देगी, और क्या कंडीशन क्या होगी, विदाउट पंचर, विदाउट ब्रेकडाउन, वही क्या कहलाएगी, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्लियर है। ठीक है, तो यही चीजें पूछता है एग्जाम में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और भंजक विभव में डिफरेंट यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद की व्यवस्था क्या कहलाएगी, उसकी भंजक ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना, कि भाई जैसे ये पंचर होगा, है ना, जब तक इसने सहन किया, लेकिन जैसे इसके सहन सीमा से बाहर हो गया तो उसने क्या किया, उसको पंचर कर दिया, पंचर हो गया मतलब ब्रेकडाउन हो गया। क्लियर है। तो वही चीज पूछता है एग्जाम में कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। समझ में आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले तो यदि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के निर्भर करने की बात करते हैं, है ना, तो क्या होती है, सबसे पहले होती है इसकी आर्द्रता। आर्द्रता, ठीक है, तो यदि आर्द्रता की बात की जाए तो आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता मतलब नमी, ह्यूमिडिटी, ये होता है ना, आर्द्रता मतलब क्या होगी, नमी या ह्यूमिडिटी। तो सीधी सी बात है कि कोई कुचालक पदार्थ है ना, कुचालक पदार्थ जो है कि आर्द्रता का मान बढ़ने से, ठीक है, परावर्तित सामर्थ्य कैसी हो जाएगी, आर्द्रता का मान, जैसे नमी पड़ी, जैसे मान लो कोई कुचालक पदार्थ है, इसको बहुत ज्यादा नमी की कंडीशन में रखेंगे, नमी पड़ती रहेगी तो क्या होगा, अंदर से हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कुचालक पदार्थ में जब कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होगा कि भाई उसमें कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होगी तो अंदर से हीट उत्पन्न होगी, ठीक है, बाहर से कुचालक पदार्थों को नमी मिलेगी, उस कंडीशन में इसकी जो बाहरी परत होगी, जो उसकी कुचालक पदार्थ होगा वो कैसा होगा, खराब हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आर्द्रता के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से क्या होगी, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य कैसी होगी, कम हो जाती है। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कि यदि किसी कुचालक पदार्थ पे, है ना, आर्द्रता यदि बढ़ जाती है तो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कैसी हो जाएगी, तो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। फिर वैसे होता है तापक्रम, है ना, तापक्रम की भी बात करते हैं, तो तापक्रम की भी कंडीशन में क्या होगी, तापक्रम यदि बढ़ेगा, ठीक है, तापक्रम यदि बढ़ेगा तो इसकी जो परावैद्युत सामर्थ्य होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तापक्रम भी यदि बढ़ेगा, तापक्रम के मान को बढ़ाने पर उसकी परावैद्युत सामर्थ्य जो होती है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, आर्द्रता बढ़ेगी, परावैद्युत सामर्थ्य कम, तापक्रम बढ़ेगा, परावैद्युत सामर्थ्य कम। फिर देखते हैं इसकी मोटाई। ठीक है, तो इंसुलेशन जो पदार्थ है उसकी मोटाई भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मालूम है, यदि मोटाई ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में भी उसकी परावैद्युत सामर्थ्य जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो
मोटाई भी यदि बढ़ेगी, मोटाई के बढ़ने से भी जो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य होती है वो भी क्या होती है, कम। तो ये तीनों ही कारक उसके लिए क्या होते हैं, जवाबदार होते हैं कि यदि किसी कुचालक पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यदि खराब हो रही है तो उसके क्या रीजन होते हैं। तो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछ लेगा आपको कि किसी डाइलेक्ट्रिक यानी कोई कुचालक पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य आर्द्रता के साथ कैसी होती है, घटती है, बढ़ती है, नो चेंज, कभी कभी बढ़ती है, कभी कभी घटती है। ठीक है, तो वो चीज आपको हमेशा याद रखना है। आपके पास तीनों कारक पता है, ये तीनों कारक के मान जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे उसकी आर्द्रता, तापमान और मोटाई के साथ में क्या होगी, परावैद्युत सामर्थ्य का मान कम ज्यादा होते रहेगा। क्लियर है? ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए जल्दी से। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। किसी कुचालक पदार्थ की, किसी कुचालक पदार्थ की प्रति इकाई मोटाई द्वारा, प्रति इकाई मोटाई द्वारा बिना पंचर हुए, बिना पंचर हुए अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता, बिना पंचर हुए अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। नेक्स्ट लिखियो, नेक्स्ट लिखो। इसकी इकाई, ये बहुत ज्यादा पूछा है, इसकी इकाई किलो वोल्ट पर एमएम, किलो वोल्ट पर एमएम मिलीमीटर। इसकी इकाई किलो वोल्ट पर एमएम या मिलीमीटर होती है। पूछता है, इसको याद रखना है हमेशा, इसकी इकाई किलो वोल्ट पर एमएम होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कुचालक पदार्थ की, कुचालक पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत क्षमता, कुचालक पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य निम्न कारकों पर डिपेंड करती है, निम्न कारकों पर डिपेंड करती है। गैस कीजिए और फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखो आर्द्रता, आर्द्रता या इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखोगे, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी में लिखो आर्द्रता बढ़ने पर, उसके आगे डैश करके लिखिए, आर्द्रता बढ़ने पर परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य कम होती है। आर्द्रता बढ़ने पर परावैद्युत सामर्थ्य कम होती है। ठीक है, तो सिंबल के रूप में लिखो आर्द्रता बढ़ी, परावैद्युत सामर्थ्य कम, उसके नीचे लिख सकते हो ऐसा। नेक्स्ट लिखिए तापक्रम, तापक्रम में लिखिए तापक्रम बढ़ने पर, तापक्रम बढ़ने पर परावैद्युत सामर्थ्य,
घटती है। परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। नेक्स्ट लिखिए मोटाई। मोटाई कुचालक की, इसका एड्रेस करके लिखिए, कुचालक की मोटाई बढ़ाने पर परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। कुचालक की मोटाई बढ़ाने पर परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से स्टडी करना है ना, रेगुलर क्लास को अटेंड करना है। अभी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो ही डल रहे हैं। ठीक है, तो लाइव सेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों के साथ में, कुछ डिले हो जा रहा था, इस वजह से अभी हम उसको थोड़ा सा अपडेट के लिए रखे हैं, है ना। लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी चालू ही है, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से उसको भी हम रोक के रखे हैं। तो आपके पास में जो ऐप दिए हैं आपको, रजिस्ट्रेशन जिन जिन बच्चों का हुआ है ना, उस ऐप के माध्यम से आप सारी वीडियो खोल सकते हैं। ठीक है, आपकी सारी वीडियो A to Z आपकी ऐप में रखी हुई है। ठीक है, तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे मेरे नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अपने डेली वीडियो देखने के लिए आप उस ऐप के माध्यम से उसमें सारी डेली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कल देखते हैं, कल देखेंगे हम कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, अब आपको थोड़ा बेसिक खत्म होता जा रहा है, थोड़ा सा हार्ड लेवल पे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कल हम देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का सीरीज क्रम क्या होता है, पैरेलल क्रम क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। क्लियर है। जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, होमवर्क दिए जाते हैं, उनको टाइम पे करना है। ठीक है, आपको ज़्यादातर नोट्स तो आपकी पूरी कंप्लीट करवाऊंगा ही, उसके अलावा ही आपका प्लस पॉइंट क्या है, बेनिफिशियल पॉइंट क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन न्यूमेरिकल बेसिस पे ही होता है। यदि किसी कंपटीशन एग्जाम में 15 से 20 न्यूमेरिकल भी आ गए आपके लिए, है ना, तो ज़्यादातर कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, उस न्यूमेरिकल को छोड़ के आ जाते हैं और आपका कंपटीशन वहीं पे टफ हो जाता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल छोड़ते हो तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हो। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे बनेंगे तो न्यूमेरिकल के बेस पे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैथमेटिकल उसके सिद्धांत पता होते हैं, संरचनात्मक सिद्धांत पता होते हैं, इसलिए आपसे न्यूमेरिकल बनते हैं। और यदि आपसे न्यूमेरिकल बनते हैं तो बेसिक का बनना तो आपके लिए स्वाभाविक सी बात है ना। तो कोशिश क्या करो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराओ, नए नए क्वेश्चन करवाओ। जो भी एग्ज़ाम में आते हैं नए नए क्वेश्चन मैं ढूंढते रहता हूँ, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए ठीक है।